हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी प्री नज़दीक आने वाला है। करंट अफेयर हमारा सीरीज चल रहा है। टेंशन मत लीजिए, सीरीज का हमको ज़्यादा टेंशन है आपसे, क्योंकि हमें अच्छे से इसको आपको डिलीवर करना है। आज हम लोग देखते हैं कि स्टील सेक्टर न्यूज में है। तो अगर स्टील सेक्टर न्यूज में है तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि इंडिया किस पोजीशन पे है। तो अगर आप प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया सेकेंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे चाइना है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो दोनों चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, इसका ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम स्कीम देखें कि कौन कौन सा स्कीम जो है ना इसके अंदर है, उससे पहले ये देख लेते हैं। स्टील जो है ना, स्टील एक एलॉय है। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। तो ये इसमें आयरन होता है, उसके साथ मेनली आयरन होता है। इसमें हम लोग कार्बन डालते हैं, दैट इज नथिंग बट 2% से ज़्यादा रहता है। मैग्नीज रहता है और भी चीज़ें होता है, लेकिन ये 3 कंपोनेंट आपको जरूर जानना है। और आपको ये ध्यान पे रखना है कि अगर हम कार्बन का क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जैसे 2% से 3% कर देंगे, तो इसका क्वालिटी जो है ना, प्योरिटी जो है ना, वो कम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ कार्बन अगर इसमें यूज़ करते हैं तो सिंपल सा बात, ये कार्बन इमीटर भी है। उसके साथ साथ कुछ स्कीम भी इसके अंदर है जो आपको स्कीम जानना चाहिए, क्योंकि स्टील पे क्वेश्चन पूछेगा तो 1-2 स्कीम भी आपको पुटअप कर देगा ऑप्शन में, ठीक है। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पैट स्कीम जो है इससे रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो आपको लगेगा ग्रीन हाइड्रोजन क्यों है, इसलिए है क्योंकि इस स्कीम के थ्रू बोला गया था कि जो हम स्टील मेकिंग प्रोसेस है ना, उसमें हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दैट कि स्टील तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ऐसा फ्यूल यूज़ करें जो आपका इन्वायरमेंटली अच्छा हो, ठीक है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है ना, ये भी इससे रिलेटेड है। ये स्कीम क्या इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन ये स्कीम जो है ना, ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि स्टील से रिलेटेड है, लेकिन स्टील से रिलेटेड स्कीम है, पुराना स्कीम है, लेकिन यूपीएससी पूछता है पुरानी चीज़ें भी। नेशनल स्टील पॉलिसी क्या बोलता है कि 300 मिलियन मेट्रिक टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एमटी का मतलब यहाँ पे मिलियन टन्स है, मिलियन टन्स, ठीक है। स्टील मेकिंग कैपेसिटी, ठीक है, 300 मिलियन स्टील मेकिंग कैपेसिटी इंडिया को बनाना, ये स्टील नेशनल स्टील पॉलिसी का ये अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव है। और 100 kg पर कैपिटा स्टील कंजप्शन होना है 2030-31 तक। तो ये रिसेंट का पॉलिसी है, तो ये आपको जानने की जरूरत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। अब देखो पोर्ट बार बार न्यूज में, अगर नंबर ऑफ पोर्ट का आप देखोगे, पोर्ट मतलब मेजर पोर्ट का हम बात करें तो 12 मेजर पोर्ट है, लेकिन 13th और 14th जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। 13th पे वर्धवन है और 14th पे गैलेथिया है, तो ये आपको ध्यान पे रखना। लेकिन अभी देखोगे 12 मेजर पोर्ट है। 2 तरह के पोर्ट होते हैं, एक मेजर पोर्ट होता है, एक माइनर पोर्ट होता है। माइनर पोर्ट को हम लोग नॉन मेजर पोर्ट भी बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो जो मेजर पोर्ट है ना, मेजर पोर्ट किसके अंदर एडमिनिस्ट्रेट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मेजर उसका जो एक्ट है ना, 2021 का एक्ट है, दैट इज कॉल्ड मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट, तो ये ध्यान पे रखना है। लेकिन जब नॉन मेजर पोर्ट देखोगे, दैट इज कॉल्ड माइनर पोर्ट, उसको गवर्न कौन करता है, गवर्न अंडर द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, ठीक है। इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 के अंदर ये होता है। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग जो है ना, वो उसको कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करता है। ये कुछ मेजर पोर्ट है, कांडा जिसको हम लोग दीनदयाल भी बोलते हैं, मुंबई JNPT, 2 अलग अलग है, मर्मगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, टुटिकोरिन, ठीक है, इनौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, प्रदीप, कोलकाता, हदिया, ये आपको याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल याद करना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर पोर्ट, ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों कंस्ट्रक्शन में, तो भी आपको ध्यान पे रखना है। देखो नेक्स्ट है गार्लिक न्यूज में है। गार्लिक मतलब लहसुन, ठीक है। अगर लहसुन न्यूज में है तो आपको इसके बारे में ना सब कुछ जानना है। आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। अब देखो ये एक वेल ड्रेन फर्टाइल लॉमी सॉइल में ये डेवलप होता है, ठीक है। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो जहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पे ये रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है। उसके साथ साथ इसका प्रोड्यूसर देखोगे तो सबसे ज़्यादा चाइना, उसके बाद इंडिया में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के अंदर अगर हम स्टेट वाइज देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है। और इसमें एक बल्ब होता है, टॉल स्टीम होता है, स्टेम इसका टॉल होता है, लॉन्ग लीव्स होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी से, स्टेम देता है। बल्ब का मतलब हो गया कि जो ये कली गुच्छा टाइप का होता है, इसको बल्ब बोलते हैं। उसके बाद स्टीम जो उसका टॉल होता है, ऑप्शन शॉर्ट दे देगा आपको, लॉन्ग लीव्स के बदले आपको शॉर्ट लीव्स दे देगा, और ऐसे आपको देगा, ऑप्शन दिया जाता है। अगर हम कुछ जीआई टैग भी देख ले गार्लिक के ऊपर, तो रियावन गार्लिक मध्य प्रदेश में मिला हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ऑब्वियस सी बात है जीआई टैग किसी न किसी को मिला होगा। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची है, बिहार का अगर बात करूँ तो, ठीक है। कोदाई कनाल मलाई पोंदू जो है ना, तमिलनाडु से
रिलेटेड ये है। और कथालोर वेटावाड़ा वेलुथुली केरला से रिलेटेड है। मे बी रॉन्ग विद माई प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर डैट, लेकिन आपको ये जीआई टैग बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये गार्लिक से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा टॉपिक आता है ना तो 2-3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे आपको उसके अपीयरेंस पे ऑप्शन दे देगा, कुछ सॉइल्स रिलेटेड ऑप्शन दे देगा, ठीक है, प्रोड्यूसर रिलेटेड ऑप्शन दे देगा, 2-3 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड कोकोनट डे। अब कोकोनट हम पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कोकोनट से रिलेटेड हम हर वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है इस साल का? कोकोनट फॉर सर्कुलर इकोनॉमिक, बिल्डिंग पार्टनरशिप विद मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ध्यान रखना, हर एक पूरा थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई कीवर्ड देख लो, जैसे सर्कुलर इकोनॉमिक हो गया, बिल्डिंग पार्टनरशिप हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो ऐसे याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में याद भी रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि इसमें कुछ यूनिक फीचर्स भी है। ओनली लिविंग स्पीसीज है जो कोकोस जीनस से आता है, कोकोस जीनस से, जीनस ऑफ कोकोस से ओनली लिविंग स्पीसीज ये है जो है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट है? 11 से 14 डिग्री। इसलिए आप देखोगे साउथ में जो भी आपका एरिया, आपके कोस्टल एरिया होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा नारियल होता है, ठीक है, नारियल कोकोनट का खेती होता है। वाटर इनसाइड जो होता है, इसके अंदर जो पानी होता है वो उसके अंदर पोटासियम होता है जो पीना बहुत जरूरी है हमारे लिए, इसलिए बोला जाता है कि नारियल पानी पीना चाहिए। जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल के लिए अच्छा होता है, डायबिटीज़ जो पेशेंट है उनके लिए अच्छा होता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है ये, और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ हो गया। अब ये डिफरेंट फ्रॉम अदर फ्रूट्स क्यों है? क्योंकि इंडोस्पर्म में इसका वाटर कंटेंट होता है। मेनली जो भी फ्रूट्स होते हैं उसके इंडोस्पर्म में वाटर कंटेंट नहीं होता है, लेकिन जो कोकोनट होता है उसके इंडोस्पर्म में इसके वाटर कंटेंट होता है, तो ये आपको अलग बनाता है। ड्राई कोकोनट हम उसको कोपरा बोलते हैं, और उसी से हम लोग ऑयल और मिल्क वगैरह बनाते हैं। आपको पता होगा इसके ऑयल से, नारियल के ऑयल से भी साउथ इंडिया में क्या होता है तो खाना बनाया जाता है, और मिल्क भी इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो उसको हम लोग कोपरा बोलते हैं। अब दो बॉडी है, 2 इंस्टीट्यूट आपको ध्यान पे रखना है। इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी जो 1969 में बना था, उसका हेडक्वार्टर जकार्ता है, और इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर, ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है जो इंडिया का है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी मतलब जो पार्लियामेंट ऑफ एक्ट के थ्रू बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। 1981 में बनाई है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल याद रखना, हेडक्वार्टर पूछता है, प्रीवियसली यूपीएससी ने पूछ चुका है कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर, तो ऐसे हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। कोची केरला है। प्रोड्यूसिंग स्टेट देखोगे 3 ही स्टेट मेनली प्रोड्यूसिंग है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों साउथ के, ठीक है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट तो है इंडिया का फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, TCS जो टाटा कंसल्टेंसी और IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है। तो ये क्यों है? अगर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस माइक्रोचिप इमेजर, तो ये डिटेक्ट करता है कोई भी अगर डायमंड स्ट्रक्चर में, डायमंड जो होता है उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट हो तो हम लोग इसी से चेक करते हैं। और इस डायमंड स्ट्रक्चर को हम लोग नाइट्रोजन वैकेंसी भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा अलग वर्ड है, आपको लगेगा नहीं कि डायमंड्स के स्ट्रक्चर को हम लोग नाइट्रोजन वैकेंसी भी बोलेंगे। तो ये न्यूज में है, तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डेप्ट टू GDP रेशियो बार बार न्यूज में आता है। डेप्ट मतलब होता है गवर्नमेंट का डेप्ट जो है उसके रिस्पेक्ट में GDP का रेशियो। अगर ये रेशियो कम है तो ये अच्छी बात है, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक है। उल्टा है, उल्टा समझना है। देखो अगर सिंपल सा बात है कि कंट्री डेप्ट कम ले रहा है और GDP उसका ज़्यादा है। अगर मान लो ऊपर में 10 है और नीचे 8 है, और ऊपर में 10 है और नीचे में 9 है, तो आप देखोगे तो कौन ज़्यादा वैल्यू देगा? तो ज़्यादा वैल्यू सिंपल सा बात है ये देगा, क्योंकि नीचे अगर ये बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा मतलब GDP हमने जैसे 9 कर दिया 8 के बदले, तो ये इसका ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक हो जाएगा। मतलब हमें GDP बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ कंट्री का जो डेप्ट है ना, जो हम उधार ले रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो कम होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब होगा विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह से अगर हम लेते हैं तो, ठीक है। अब देखो डेप्ट टू GDP रेशियो जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा गवर्नमेंट, उतना कॉन्फिडेंट रहेगा गवर्नमेंट का जो डेप्ट पेएबल डेप्ट है ना, मतलब जो कर्ज उन्होंने लिया ना, वो उतना अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अगर GDP ज़्यादा होगा मतलब हमारे पास कमाई ज़्यादा है तो हम अपने डेप्ट को जल्दी दे पाएंगे, ठीक है। सेंटर एम्स टू रिड्यूस 1% एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 2024-25। सेंटर ने एक ऐसा स्टार्ट किया है कि वो 1% जो एनुअली कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे डेप्ट टू GDP रेशियो 2024-25 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखोगे 2022-23 में तो 81% ये था डेप्ट टू GDP रेशियो, 2023-24 में घट के 58% हो गया। तो ये अच्छी बात है। यहाँ ज़्यादा इसलिए भी था, उस समय कोविड वगैरह का सिचुएशन था। NKC कमेटी ने इसमें कुछ रिकमेंडेशन दिया है कि सेंटर का 40% ही GDP टू कंट्री डेप्ट टू GDP रेशियो होना चाहिए, स्टेट का 20% होना चाहिए। 40% सेंटर कर सकता है अपने GDP के हिसाब से और स्टेट कर सकता है अपने GDP के हिसाब से। तो स्टेट का GDP को हम लोग क्या बोलते हैं?
GSDP बोलते हैं, जो स्टेट GDP होता है उसको हम बोलते हैं, 20% होना चाहिए। अब देखो ये डेप्ट टू GDP रेशियो किस किस को इन्फ्लुएंस किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। तो देखो गवर्नमेंट बोरो कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस होगा, इससे इन्फ्लेशन से भी ये फर्क पड़ता है, इसको फिजिकल पॉलिसी से फर्क पड़ता है कि फिजिकल पॉलिसी मतलब कितना ज़्यादा हम फिजिकल डेफिसिट है, कितना पैसा हमारा जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंसेज है, मतलब हम बोरो करने वाले हैं, ठीक है। डेप्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से भी ये फर्क पड़ता है, तो ये जानने की जरूरत है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। डस्ट डिजीज क्या लग रहा है, डस्ट डिजीज लगने से लगेगा कोई डिजीज है, कोविड टाइप, लेकिन ऐसा नहीं है। डस्ट डिजीज एक इकोनॉमिक्स टर्म है, रेफर टू द फेनोमेना वेयर द कंट्री विटनेस टू अनइवन ग्रोथ, कंट्री में अनइवन ग्रोथ हो जाए, ठीक है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली लार्ज ऑयल रिजर्व, अचानक सा ऑयल रिजर्व वगैरह डिस्कवरी हो जाए तो अनइवन ग्रोथ होने लगता है, दैट इज कॉल्ड डस्ट डिजीज। तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है, अलग सा टर्म है। परपेचुअल बॉन्ड जो होता है ना, वो नॉर्मल बॉन्ड से अलग होता है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्लिगेटर होते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना होता है, उनको टाइमली इंटरेस्ट पे करना है, उनको प्रिंसिपल पे बैक नहीं करना होता है, ठीक है। तो नो मैच्योरिटी डेट, इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता। किसी भी प्रीमियम, कोई भी बॉन्ड लोगे ना, तो उसका एक बॉन्ड मतलब होता है कि आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट पेपर, ठीक है। तो जब भी हम बॉन्ड लेते हैं ना, जैसे मान लो बैंक में बॉन्ड बना लिया, तो 8% मान लो हमको दे रहा है, तो मान लो 10 साल का हमने बॉन्ड बना लिया, तो 80% हो गया। अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 1,80,000 हमको 10 साल बाद देगा बैंक, लेकिन इसका तो मैच्योरिटी डेट हो गया ना 10 साल बाद, लेकिन यहाँ कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। मैच्योरिटी मतलब कब पैसा वापस होगा, ऐसा कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। इसके पास कूपन डेट है, कूपन डेट का मतलब हो जाता है इंटरेस्ट डेट, इंटरेस्ट डेट इज नथिंग बट कूपन डेट। तो कहीं कूपन डेट लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि वो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। एट अ फिक्स रेट ऑफ परपेचुइटी, इसका मतलब ये है कि ये फिक्स रेट होता है, ये भी आपको ध्यान पे रखने की जरूरत है, ठीक है। देखो विजा विच जो है ना, सैंड टर्न्स इनटू ब्लैक, तो यहाँ पे इस बीच पे जो सैंड है वो ब्लैक होने लग गया। तो ब्लैक होने के कारण क्या है ना, ब्लैक सैंड होने के कारण क्या है, ये विशाखापट्टनम में बीच है, इसमें रिच मिनरल्स है, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, लिमनाइट हो गया, गैरनेट मोनाजाइट हो गया, ये सब मिनरल्स है जो वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ये ऐसे मिनरल्स है जो डार्कर और डेंसर होते हैं, जिसके कारण वहाँ का जो सैंड है ना वो ब्लैक हो रहा है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अगर आप देखोगे PCA भी बोलते हैं, तो जब भी बैंक जो है ना अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, तो RBI बैंक को क्या करता है कि PCA में रख देता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में रख देता है। जैसे अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रखा गया, क्यों रखता है, क्योंकि बैंक क्या करता है कि इसको रखने से मेनली क्या होता है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहे हो। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हुए भी आप क्या कर दो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दो, मतलब अपना कैपिटल बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियस बात और डेप्ट में आ जाओगे। तो RBI क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कैपेक्स पे, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और रिस्ट्रिक्शन थोड़ा विड्रॉल पे भी लगा देता है कि जो आम जनता है विड्रॉल नहीं कर सकता, क्योंकि PCA में चला गया बैंक। और रिकंस्ट्रक्ट द बैंक, अब बैंक को रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है उस समय में। उसके साथ साथ RBI क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बैंक आर नॉट अलाउड टू रिन्यू और एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिटर और टेक स्टेप टू इंक्रीज द फ्री बेस इनकम। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, फ्री बेस इनकम नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ रिन्यू और एक्सेस कॉस्टली डिपॉजिट को नहीं कर सकता, रिन्यू भी नहीं कर सकता और एक्सेस भी नहीं कर सकता। जो कॉस्टली डिपॉजिट है, कॉस्टली डिपॉजिट समझ लो जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे गोल्ड हो गया, फिर किसी अकाउंट में ज़्यादा पैसा है, इस फॉर्म में जो भी कॉस्टली डिपॉजिट है, ठीक है। बैंक विल ऑल्सो हैव द लॉन्च स्पेशल ड्राइव टू रिड्यूस स्टॉक ऑफ NPA। तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक को लॉन्च करना पड़ेगा स्पेशल ड्राइव के थ्रू क्या किया जाएगा कि अगर कोई अकाउंट NPA में चला गया, NPA मतलब होता है नॉन प्रॉफिट एसेट, मतलब हमने बैंक से लोन ले लिया और बैंक को हम पे नहीं करे, दैट इज कॉल्ड NPA। तो कभी NPA चल जाएगा तो उसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। स्पेशल ड्राइव में क्या किया जाएगा, सेटलमेंट किया जाएगा। सेटलमेंट का मतलब अगर लोन 10 लाख का हो गया है तो बैंक देखेगा कि 5 लाख का लोन ही है या 5 लाख का इंटरेस्ट चला गया, तो बैंक नेगोशिएट करता है 5 लाख 6 लाख पे नेगोशिएट होता है। इसी को हम लोग स्पेशल ड्राइव के थ्रू NPA कम हो जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा। कंटेंट जनरेशन ऑफ फ्रेश NPA जनरेट किया जाएगा सो दैट कि जैसे अब 5 लाख का लोन हो गया, 5 लाख जो है ना, जो लोग पैसा 10 लाख नहीं दे पा रहे थे उनको 5 लाख देना, तो उनको भी राहत मिलेगा। बैंक भी देख रहा है कि मेरा तो पूरा का पूरा 5 लाख भी जा रहा था, 10 लाख तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो इंटरेस्ट जोड़ के, लेकिन जो प्रिंसिपल मेरा है प्लस इंटरेस्ट 5 + 5 10 लाख हो गया, तो कम से कम 5 लाख तो आ रहा है। तो बैंक ये भी देखता है। बैंक विल ऑल्सो नॉट अलाउड टू इंटर न्यू लाइन्स ऑफ बिजनेस, कोई लाइन्स ऑफ बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहे हो ना। इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, कभी भी एग्जाम में आएगा तो इस बात पे ध्यान रखना कि वो फाइनेंशियल स्ट्रेस पे है। तो कोई भी ऑप्शन आपको देगा ना जिसमें आपको लगेगा कि बैंक कुछ पैसा खर्चा करने का बात करे, तो नहीं कर सकता ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस RBI अलाउ ही नहीं करेगा। तो जब भी आप ऑप्शन को पढ़ो ना, तो आप समझो कि ये PCA होता क्या, PCA मतलब होता है बैंक फाइनेंशियल स्ट्रेस में। तो जब भी ये चीज़ दिमाग पे रखोगे तो ऑप्शंस को जरूर एलिमिनेट कर लोगे एग्जाम में, ठीक है।
बैंक ऑल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक ऑन बोरोइंग फॉर इंटर बैंक मार्केट में भी बैंक बोरो नहीं कर सकता है, ठीक है। और वैसी बात है, आप फाइनेंशियल स्ट्रेस, कोई अगर मान लो फाइनेंशियल स्ट्रेस में होगा, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको लोग थोड़े ना पैसा और दे देगा, ठीक है, नहीं देगा, ठीक है, यही बात है। जो नाफिड जो है ना, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन सेंटर ने उसको नोटिफाई कर दिया है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसको नोटिफाई कर दिया। इसका फुल फॉर्म क्या वो जानने की जरूरत है पहले। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूट है, 2021 में बना था। ये स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में है, और इसको रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ये ध्यान पे रखने की जरूरत है। देखो कार्डामन जो है ना, वो इलायची जो होता है, उसको हम लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ स्पीसीज बोलते हैं, और ये मेनली केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है, तो ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। उसके साथ साथ ये फॉरेस्ट लॉमी सॉइल में मेनली उगता है। इसका रेनफॉल जो है ना 150 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इसको mm में भी आपसे पूछ सकता है, तो 1 जीरो बढ़ा देना। 1500 mm से लेकर 4000 mm तक ये होता है, और टेम्परेचर 10 से 35 इसका चाहिए, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। अगर अपेडा देखें तो अपेडा का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है। और अपेडा का फुल फॉर्म जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म अपेडा है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1985 में बना था। ये प्रमोट करता है एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपोर्ट में ये प्रमोट करता है, और भी जो प्रोसेस फूड होते हैं, प्रोसेस फूड मतलब पैकेजिंग वाला फूड जो होता है। और स्कीम्स क्या क्या रिलेटेड इससे, तो एक टाइज स्कीम है जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम रिलेटेड इसी से है, और मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव जिसको MAI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वो भी इसी से रिलेटेड है। ये दोनों याद रखने की जरूरत है आपको। प्रोडक्ट्स आर अंडर कॉल्ड शेड्यूल प्रोडक्ट, जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है उसको हम लोग शेड्यूल प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसके चेयरमैन जो इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। नोडल एजेंसी इसका कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कोई भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है, यही ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। विवाद से विश्वास स्कीम, ये है क्या ना, जो कोई भी आदमी अगर टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो टैक्स पे नहीं कर रहा तो कोई भी लिटिगेशन को मिनिमाइज करने के लिए स्कीम को लाएगा, सो दैट कि उसको एक टाइम दिया जाएगा, अपना जो भी टैक्स उनको नहीं पे किया उन्होंने, उसको टैक्स को पे कर दे, सो दैट उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ये 2.0 पहले भी स्टार्ट हो चुका है। अलाउइंग टैक्स पे टू डिजॉल्व इनकम टैक्स अपील्स विदाउट पेनल्टी और इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन उनको एक टाइम दिया जाता है कि अपना इनकम टैक्स फाइल कर दो, ठीक है। टैक्स पेयर कैन फाइल अपील अक्रॉस वेरियस एपीलेट फॉरम इंक्लूडिंग इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, ठीक है, ITAT में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, इसके नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपको याद रखने की जरूरत है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ये है क्या, तो हमको जो लैंडिंग मनी है ना उसको इम्प्रूव करना है, तो ULI जो है ना वो RBI ने लाया है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, एक ही इंटरफेस लैंडिंग यूनिफाइड, सारे लैंडिंग का एक यूनिफाइड कर देंगे एक जगह, सो दैट ये कहलाएगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ठीक है। तो ये इट इन्वॉल्व्स द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सीमलेस एंड कंस्टेंट बेस फ्लो ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, मेनली डिजिटलाइज किया जा रहा है जो भी आप लैंडिंग मतलब बैंक से जो आप उधार ले रहे हो, ठीक है। प्लग एंड प्ले अप्रोच है, तो ये कीवर्ड्स है तो याद रखना है, ठीक है। प्लग एंड प्ले अप्रोच है इसमें। ये पायलट प्रोजेक्ट है फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग लेते हैं, लोन लेस देन 1.6 लाख वाज स्टार्ट इन 2022, तो 2022 में स्टार्ट किया गया था, मेनली KCC के थ्रू स्टार्ट किया गया था। जितने भी लैंडिंग होंगे ना KCC का, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाता है, सो दैट कि वो कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह खरीद सके, उससे ये रिलेटेड है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोकोआ प्रोडक्शन, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है, फिर से न्यूज में। कोकोआ से मेनली चॉकलेट बनाया जाता है, और इसके लिए वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर 15 से 39 चाहिए, और रेनफॉल 1500 mm से ज़्यादा चाहिए, दैट इज कॉल्ड 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। ये ह्यूमिड ट्रॉपिक क्रॉप है, ये भी ध्यान पे रखने की जरूरत है। जब भी क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम कुछ एक्स्ट्रा ही उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रो कहाँ होता है, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ तक ही ग्रो होता है, मेनली ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होता है, ठीक है। ट्रॉपिकली तो एरिया हो गया, ये ट्रॉपिक के ऊपर 20 नीचे, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो गया आपका ट्रॉपिकल एरिया हो गया, जो यहाँ ट्रॉपिकल नहीं सॉरी इक्वेटोरियल एरिया हो गया, सॉरी इक्वेटोरियल एरिया हो गया। अगर इक्वेटर 0 डिग्री है तो ऊपर 20 नीचे 20, ऑलमोस्ट ये क्या हो गया इक्वेटर का एरिया हो गया, ठीक है। नेटिव टू अमेजन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका ग्रोन ऑफ चॉकलेट, तो ये मेनली अमेजन बेसिन जो है ना साउथ अमेरिका का, वहाँ पे नेटिव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। उसके साथ साथ आइवरी कोस्ट हो गया, घाना हो गया, नाइजीरिया हो गया, कैमरून हो गया, ये 70% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ये लोग करते हैं। और मेनली वेस्ट अफ्रीका
और आपका साउथ अमेरिका मेजर प्रोड्यूसर है इसका, ये भी ध्यान पे रखना है। वेस्ट अफ्रीका, नॉट इंटायर अफ्रीका, नॉट साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का जो बना हुआ है उसका ये जो पार्ट है ना, यही कंट्री वगैरह है। और साउथ अमेरिका आपका मेजर प्रोड्यूसर है, और ये कंट्री मिलकर 70% करते हैं। आपसे पूछ सकता है स्टेट पे। इंडिया में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला करता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है। जूट, जूट प्रोडक्शन क्या है? जूट प्रोडक्शन में आपको क्या लोअर हुआ ये आपसे नहीं पूछेगा। व्हाट इज जूट? जूट से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछ सकता है। अगर आप जूट देखोगे तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ना, उसका एमएसपी क्या होगा जूट का, ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ये याद रखने की जरूरत है। और ये सेकेंड इंपॉर्टेंट ये कैश क्रॉप है, ठीक है, आफ्टर कॉटन। कॉटन एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब होता है कि जिसमें जल्दी बिक जाता है, आसान भाषा में समझो तो, ठीक है। और ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। ये खरीफ क्रॉप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे दिमाग नहीं लगेगा खरीफ है कि क्या है, ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नीड है इसके लिए, इसको उपजाने के लिए वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट का जरूरत है, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम में जब जाओगे ना तो ये लगेगा रबी क्रॉप है, खरीफ है कि रबी है, तो इसलिए अभी याद रखने की जरूरत है। टेम्परेचर जो है ना 24 से लेकर 37 डिग्री तक होना चाहिए। रेनफॉल 150 से 250, इसको आप एमएम में भी याद रख सकते हो, एक जीरो लगा देना। एलिवियल सॉइल का मेनली नीड होता है। उसके साथ साथ कुछ वेराइटी ऑफ जूट है, ये बिल्कुल याद रखना, जैसे मिस्टा, कॉर्कोरस, उसके बाद कॉर्कोरस कैप्सुलेरी और टोसा, ये याद रखना। प्रोड्यूसर देखोगे इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, सबसे ज़्यादा इंडिया में, फिर बांग्लादेश में, फिर चाइना में। लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा जूट उपजाने के साथ साथ हम लोग कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए इंडिया ऑलमोस्ट 7 to 10% ही एक्सपोर्ट करता है। मोर देन 75% जूट जो एक्सपोर्ट वो कौन करता है? बांग्लादेश करता है। तो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा जूट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, असम और बिहार देखो, तीनों राज्य मिला के 90% से ज़्यादा जूट प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। जीआई टैग जो है ना, असम का एक बोडो नर्जी है, एक फूड प्रिपेयर्ड होता है विथ जूट लीव्स के थ्रू फूड प्रिपेयर्ड होता है। इसको जीआई टैग मिला है, जिसका नाम क्या है? बोडो नर्जी, ठीक है। उसके साथ साथ एंड इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसके लीव्स के थ्रू, मतलब जूट के लीव्स के थ्रू ये फूड प्रिपेयर किया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देख लो ऑलमोस्ट हेल्थ के वो सारे इंग्रेडिएंट है जो नीड है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीड्स ऑन द मून। बीड्स ऑन द मून का मतलब ये है कि लूनार ग्लास बीड्स मून के ऊपर पाया जाए, जो बहुत ज़्यादा टाइनी है। ग्लॉसी स्फीयर फाउंड ऑन द मून सरफेस, मून सरफेस पे ये मिला है। इसको कौन कलेक्ट किया? तो इसको चाइना का चेंग 5 मिशन है उसको कलेक्ट किया। तो आपसे पूछ सकता है कि लूनार ग्लास बीड्स जो है ना वो क्या है? तो सरफेस ऑफ मून के ऊपर ये देखने को मिला है, किसने फाइंड आउट किया है? तो चाइना का चैंग 5 मिशन जो है ना उसने इसको फाइंड आउट किया। हो सकता है चंद्रयान 3 दे दे, तो ऐसा आपको दिख सकता है, ठीक है। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है? इट्स कंसेप्ट ऑफ कैओस थ्योरी है ये, जिसमें क्या होता है कि अब इवन tiny changes in a system initial state can lead to dramatically different outcomes over time। थोड़ा सा इनिशियल फेज में थोड़ा सा चेंज करने से क्या होता है, जो उसका जो रिजल्ट है ना वो ड्रामेटिकली डिफरेंट आउटकम्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अलग ही आउटकम्स आने लगता है। मतलब अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस चीज़ इतना बड़ा बनना है और सडनली आप स्टार्टिंग में ये चेंज कर दिए, तो ये ऐसा ना बन के पूरा ऐसा बन गया। मैं साधारण आसान भाषा में समझा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब होता है कि आप इनिशियल फेज में कोई भी चेंजेस करोगे तो उसका आउटकम्स बहुत ज़्यादा अजीब सा चेंजेस हो जाएगा, ये बताने की जरूरत कर रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रेकिंग क्वेसर JF05294351। ये पूछ देगा एग्जाम में, क्या ही पता चलेगा क्या है। तो क्वेसर जो है ना वेरी ब्राइट डिस्टेंस गैलेक्सी विद द सुपर मैसिव ब्लैक होल एट इट्स सेंटर। मेनली क्या है ना, ये आप समझोगे, आसान भाषा में समझो। ये एक क्वेसर क्या होता है? एक ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है जिसके ब्लैक होल जो है उसके सेंटर पे है, ठीक है। उसके ब्लैक होल इस सेंटर, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्वेसी स्टीलर रेडियो सोर्स है। क्वेसर का फुल फॉर्म ये है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो ESO है ना, ESO मतलब हो गया यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, ये ब्राइटेस्ट क्वेसर को डिस्कवर किया, जिसका नाम है J05214321, ठीक है। किसके थ्रू? वेरी लार्ज टेलीस्कोप के थ्रू इसको फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। ये क्या करता है? इमिट करता है रेडियो वेव्स को, इमिट करता है। उसके साथ साथ विजिबल लाइट को करता है, UV रे को करता है, इंफ्रा वेव को करता है, और एक्स रे और गामा रे को, इन सब रे को ये क्या करता है? इमिट करता है। तो ये भी जानने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट और लास्ट जो पोलरिस डॉन है ना, पोलरिस डॉन जो है ये ऑर्बिट करेगा अर्थ को। सिंपल लाइन में समझो, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है किसको ऑर्बिट करेगा। तो आप ध्यान रखना, ये ऑर्बिट किसको करेगा? अर्थ को ऑर्बिट करेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ये किसके थ्रू? ये स्पेस एक्स का मिशन था, जिसमें फैल्कन 9 रॉकेट यूज़ किया गया और ड्रैगन कैप्सूल यूज़ किया गया, जो स्पेस एक्स का
है स्पेस एक्स, जो एलन मस्क साहब का ये कंपनी है उसका, इसके थ्रू ये किया गया। ये कोई गवर्नमेंट का प्लान नहीं था, ये नॉन गवर्नमेंट मिशन था, ये ध्यान रखना है। तो कंडक्ट स्पेस वॉक समझ लो, मून वॉक होता है, स्पेस वॉक है ये, ठीक है, लोगों का मिशन। इसमें जो मिशन इन्वॉल्व्स ऑर्बिटिंग थ्रू द वैन एलन बेल्ट, तो ये जो ऑर्बिट किया जाएगा अर्थ को किसके थ्रू, वैन एलन बेल्ट के थ्रू ये ऑर्बिट किया जाएगा, ये भी जानने की जरूरत है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट मिशन है, ये भी ध्यान पे रखना, ठीक है। और जो इंटरनेशनली आप इसको समझो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको न्यूज़ अच्छा लगा होगा। आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन कर दो तो हमारा बैच जो चल रहा है, वंडरफुल बैच, एक्सलेंट बैच चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम अपना बच्चों को क्लास के थ्रू खुद का हैंड रिटन नोट्स बनवा रहे हैं मेंस के लिए। अभी से हम लोग मेंस का करंट अफेयर्स करा रहे हैं, सो डैट कि उसको एग्जाम में जब प्री और मेंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ उनको आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि उस समय उनको नोट्स नहीं बनाना है। जनरली बच्चे बाद में नोट्स बनाते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। तो इस बैच में यही प्रोसेस किया गया कि नोट्स आपका इनिशियली अभी बन जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कंप्लीट योर मेंस बिफोर प्रीलिम्स से पहले अपना मेंस रेडी कर लो। हमारा टारगेट है 15 जून तक हम अपना मेंस रेडी करवा देंगे बच्चों का, सो दैट कि वो मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।